मगरूर ही सही मुझे अच्छा बहुत लगा। वो अजनबी तो था मगर अपना बहुत लगा। लिपटा हुआ कोहर में जैसे खिजा का चांद, मैले लिबास में भी वो प्यारा बहुत लगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो नॉवल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाइक का बटन प्रेस करें, नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं उसरी युसरा बाय हुस्ना हुसैन। व्हील चेयर पर विराजमान वो सामने दीवार पर लगी पेंटिंग की जानिब मुतवज्जा थी। उसे देखकर कुछ हैरान हुई कि गमो गुस्से की अक्कासी करते तासुरात ही ऐसे थे, यूं लगता था अभी रो देगी, मगर जब्त किए हुए थी। सारी बात मनो अन सुना दी। मिसेस शेराजी हैरान और शुशद्दर बैठी रह गई। समात पर कुछ लम्हों तक यकीन न आया। मैं तो उन्हें जानती तक नहीं हूँ। मुझे वाकई में लगा कि आपकी कोई स्टूडेंट आई होगी। ये मेरी गलती है। मैं जानती हूँ वो सिर्फ इनविटेशन कार्ड देने आई थी। मैंने मना कर दिया, मगर फारिस मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा। उसे गुस्सा है मैंने अंदर क्यों आने दिया। गलत फहमी हो गई, एक्सक्यूज भी किया, मगर वो दुख से बात अधूरी छोड़ दी। इतनी छोटी सी बात पर वो इस तरह रिएक्ट कर रहा है जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। मिसेस शेराजी उसे देख रही थी, उसे सुन रही थी, दम साधे, मुंजमद, साकत, वेरान और खामोश होकर। जन्नत का दिल कुछ हल्का हुआ तो उसकी तवज्जो मिसेस शेराजी के तासुरात की तरफ गई। सही मायनों में परेशान तो अब हुई। उन्होंने रंगों से तवज्जो हटा ली, ब्रश रख दिया, व्हील चेयर का रुख मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब कर लिया। बैठो, उन्होंने संजीदगी से कहा तो वह मुस्तरिब हुई कि क्या कुछ गलत हो गया है। खुश्क लबों को तार करती उसके पास बैठ गई। चंद लम्हों तक जरका रोशनियों के दामन में खामोशी छाई रही, जैसे कुछ कहने सुनने को ना रहा हो। फिर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया, कुछ टाइप करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। नासमझी के आलम में उन्हें कुछ परेशानी से देखते उसने मोबाइल ले लिया। अल्लाह करे सब खैर हो। उसका दिल शिद्दत से धड़के जा रहा था। मोबाइल पर गिरफ्त बढ़ाए स्क्रीन पर नजर डाली। सर्च बार पर आरजू जहांगीर लिखा हुआ नजर आ रहा था। नीचे मुख्तलिफ तस्वीर थी। उसे चेहरा जाना पहचाना सा लगा, जैसे पहले देख चुकी हो। अगले ही पल जहन में झमाका सा हुआ। एक गैर मुल्की चैनल पर लेडी एस्प्रोंजा के नाम से जिस खातून का उसने इंटरव्यू देखा था वो यही थी, आरजू जहांगीर। एक कामयाब बिजनेस वूमेन, एक कामयाब मॉडल। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उनके लाखों मुद्दा थे। गूगल का सर्च इंजन उनकी हर तरह की तस्वीर से भरा हुआ था। उनके इंटरव्यू, ट्वीट्स, स्टोरीज, वीडियोस, आर्टिकल्स, हर एक शय खुलकर सामने आ गई। एक सरसरी सी निगाह दौड़ाते आहिस्तगी से स्क्रॉल किया और अगले ही पल अपनी जगह सदमे से गुंग बैठी रह गई। आंखों पर किसी तौर यकीन ना आया, नामुमकिन। ये पहला तासुर था, तासुर ही रहा, हकीकत ना बन सका। उसका सर घूम कर रह गया। ये हैरत तो मुझे भी है, क्या मैम को नहीं जानती? हैरानी लिए आंखों का तीखा सा तासुर, कुछ जताती हुई मुस्कुराहट। हालांकि खासा गहरा रिश्ता है आपका उनसे। उसके आसपास जैसे धमाके हुए। सर बे इख्तियार नफी में हिला, आंखों में सदबा उतरा, लब साकत हुए। आरजू जहांगीर के फार्मर स्पाउसेस में पहला नाम हारून आजम शेराजी का था। चिल्ड्रन में फारिस हारून शेराजी का नाम लिखा हुआ आ रहा था। ऐसा कैसे? सर उठाकर मिसेस शेराजी को देखा। पथराई हुई निगाहें दोबारा स्क्रीन पर जमाई कि शायद आंखों को धोखा हुआ है, मगर जो देखा वही हकीकत थी जिससे नजरें चुराना नामुमकिन ना था। 5 साल का था जब आरजू से छोड़कर गई थी। वो बोली तो लहजा नरम,
मगर किसी पोशीदा दर्द की अक्कासी कर रहा था। आंखों में एक सोच ठहरी थी। उन्हें जैसे कुछ बताने के लिए बहुत कुछ याद करना पड़ रहा था। जन्नत गहरे सदमे में थी। उसे तो जैसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। मिसेस शेराजी के साथ फारिस की जो मोहब्बत थी और जिस तरह से वो फारिस को चाहती थी, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो उनका सगी औलाद नहीं था। उसका सर फिर से नफी में हिला। हकीकत को तस्लीम करने में दिक्कत हुई। ऐसा मजबूत रिश्ता खुलूस और मोहब्बत से बंधा हुआ, खून से ज्यादा गहरा, तो आपने फारिस की परवरिश की? काफी देर बाद कुछ कहने के काबिल हुई तो उसने पूछा। मिसेस शेराजी खामोश रही, ना नफी में सर हिलाया ना इस बात में। जवाब कहीं दरमियान में रह गया। अब वो गर्दन मोड़े खिड़की से बाहर देख रही थी। गो के वहां अंधेरा था और लाइट पोल्स की रोशनी भी नाकाफी थी। मिसेस शेराजी खामोश रही, ना नफी में सर हिलाया ना इस बात में। जवाब कहीं दरमियान में रह गया। अब वो गर्दन मोड़े खिड़की से बाहर देख रही थी। गो के वहां अंधेरा था और लाइट पोल्स की रोशनी भी नाकाफी थी, मगर वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो सिर्फ तारीखी में ही नजर आ सकता था। उनके साथ फारिस का रिलेशन कैसा है? उसने मोहतात होकर पूछा। आरजू जहांगीर फारिस वजदान की बायोलॉजिकल माँ थी। उसे इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से बेदखल तो नहीं कर सकता था। फारिस का रवैया देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है, कैसा हो सकता है? उन्होंने गर्दन मोड़कर उससे पूछा। आंखों की नमी गहरी थी, चेहरे पर कुर्ब सा नजर आ रहा था। जन्नत के अंदर अजीब सी बेचैनी और दुख फैल गया था। जिस बात को वो छोटा समझ रही थी, फारिस वजदान के लिए वो छोटी नहीं थी। माँ और बेटे के दरमियान इख्तलाफ मामूली नौयत का नहीं था। आरजू चाहती है फारिस के साथ सब ठीक हो जाए, मगर फारिस ऐसा नहीं चाहता। उनकी नजरें अब झुकी हुई थी। वो अपनी हथेलियों को देख रही थी। जन्नत को एकदम से एहसास हुआ आरजू जहांगीर का जिक्र मिसेस शेराजी के लिए भी खुशगवार नहीं था। क्या वजह सिर्फ ये है कि उसे छोड़कर गई? क्या ये वजह ना काफी है बेटा? उन्होंने सर उठाकर पूछा। जन्नत की आंखें भीग गई, सर भी झुक गया। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, इसके बावजूद उनसे कभी नफरत नहीं कर सकी थी। उसकी हिम्मत न हुई वो उनसे मजीद कोई सवाल करती या कुछ जान सकती। सवाल गम देते थे, अज़ियत से दो चार करते थे। उसे अपने दुख, अपने कुर्ब, अपनी महरूमियां याद आई। एक वक्त उस पर भी गुजरा था जब वो अपनी हकायतों से छुपती फिरती थी, खामोशी मांगती थी, खामोशी चाहा करती थी। आप दोनों की मोहब्बत देखकर एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन में ये गुमान नहीं गुजरा कि आप उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हैं। अब भी अगर आप ना बताती तो शायद मैं कभी यकीन ना करती। वो मेरा बेटा है, उन्होंने जिस मान और इस्तेहकाक और मोहब्बत से कहा। जन्नत की आंखें भर आई, दिल में उनकी इज्जत और मुकाम मजीद बढ़ गया। मैं चाहती हूँ तुम फारिस से उसके बारे में दोबारा कोई बात मत करो, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जन्नत ने उनके हाथ अपने गिरफ्त में ले लिए। मिसेस शेराजी ने सर उठाया और अगले ही पल अपनी जगह रुक गई। आंखों में गम और गुस्सा लिए फारिस वजदान दरवाजे में खड़ा था। मुट्ठियां बंद थी, जबरे भिंचे हुए थे। वो गुफ्तगू सुन चुका था, तभी मध्यम होने की बजाय मजीद इश्तियाल में आ गया था। दुख, कुर्ब, गुस्सा और बेबसी का एहसास लिए वो कुछ कहते कहते रुका और फिर झटके से पलट गया। फारिस, उन्होंने एकदम से परेशान होकर उसे पुकारा था। जन्नत एकदम से होश में आई, फौरन ही उठ खड़ी हुई। मैं देखती हूँ। अजलत में कदम उठाती वो फारिस के पीछे बाहर आ गई थी। की बटन से वो अपनी गाड़ी अनलॉक कर चुका था। दरवाजा खोला ही था कि जन्नत उसके सामने आ गई। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में, चलोगी साथ? गुस्से से फट पड़ा। वो लम्हे भर के लिए रुकी। हाँ, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। वो जबरे भींच कर रह गया। हटो आगे से, यहाँ से तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ड्राइविंग सीट के अध खुले दरवाजे को जोर से बंद करती जमकर खड़ी हो गई। साथ लेकर जाओ वरना कहीं मत जाओ। हाँ, ताकि एंड ऑफ द रोड तुम मुझसे कहो मैं कितना बेहिस जालिम और संगदिल इंसान हूँ, जिसे इस औरत से बेतहाशा नफरत है, जिसने उसे 9 माह तक पेट में रखा। वो दिल में एक दर्द सा महसूस करती अपनी जगह खड़ी रह गई।
ओह, शायद तुम्हें इस बात से भी मसला हो कि मैं उसे औरत क्यों कह रहा हूँ, और मुझ जैसी एक नाफरमान औलाद की दुनिया और आखिरत तो यही तबाह हो गई, और तुम कितनी बदकिस्मत हो कि तुम्हें मेरा साथ मिला। दाहिने हाथ से अपनी तरफ इशारा किया। तकलीफ में वो था और दर्द उसे महसूस होने लगा। गम उसका था और दिल उसका फटने लगा। अब हटो मेरे रास्ते से। मैं कुछ वक्त अकेले। उसका जुमला अधूरा रह गया। जन्नत ने आगे बढ़कर उसे खुद से लगा लिया था। अपने तमाम तार गुस्से और इश्तियाल समेत फारिस वजदान अपनी जगह मुंजमिद खड़ा रह गया था। मैंने कहा ना, अगर बाहर जा रहे हो तो हमें साथ लेकर जाओगे, वरना नहीं जाओगे। वो अपनी गिरफ्त मजबूत किए खड़ी थी। उसने पलकें झपकी, चंद लम्हों तक खड़ा रहा, साकतो सामत, मुकम्मल खामोशी और बेरानियों की जद में। मिसेस शहराजी आंखों में परेशानी लिए ग्लास बोझ से उन्हें ही देख रही थी। जन्नत ने अलग होकर उसकी आंखों में झांका, फिर उसका हाथ थाम लिया। बोलो, क्या करना है अब? गिरफ्त इतनी मजबूत कि उसे लगा वो अपना हाथ छुड़ाना भी चाहेगा तो नहीं छुड़ा सकेगा। अगले कई लम्हों वो आंखों में हुज़न की नमी लिए तारीकी का हिस्सा बना रहा। सिर्फ 2 मिनट हैं तुम्हारे पास। लहजा वैसा ही रूखा सा। जन्नत की आंखें चमक उठी। बस हम अभी गए और अभी आए। वो उसी वक्त अंदर चली गई। सीधा मिसेस शराजी के पास गई। मैं संभाल लूंगी सब, आप फिक्र ना करें। हाथ थाम कर तसल्ली दी। कपड़े बदले और बाहर आ गई। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। पैसेंजर सीट पर बैठते ही कुशन रखते, सीट बेल्ट बांधते, जब तक फारिग हुई गाड़ी मरकजी शहरा पर पहुंच चुकी थी। कितनी ही देर तक गाड़ी में खामोशी छाई रही। वो ड्राइविंग करता रहा और जन्नत बाहर देखती रही। सफर लंबा था। सड़कें कहीं सुनसान, कहीं आबाद हो जाती थी। आसमान, शहर की रोशनियां, आबादी और उनका सफर, खामोश सफर, उदास सफर। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा कितने अजीब इंसान हैं। घंटा हो गया है हम सड़कों पर घूम रहे हैं। उनसे ये नहीं हुआ कि आइसक्रीम ही खिला दें। वो अपने बच्चे से मुखातिब थी। स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त जमाए फारिस ने उसे सख्त नजरों से देखा। मैंने कहा मुझे खामोशी चाहिए। हाँ तो मैं कौन सा तुमसे बात कर रही हूँ। कंधे उचकाकर रुख बदल जबरे भींचकर उसने किसी करीबी आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोक दी। इंसान मरवतन पूछ लेता है कि गाड़ी में खाना चाहोगी या बाहर। वो दरवाजा खोलने ही लगा तो बोल पड़ी। फरमाइए, क्या ख्वाहिश है? टप कर पूछा। अब तुम पूछ रहे हो तो क्यों ना पहले पिज्जा खा लिया जाए। जब्त करके वो उसकी तरफ मुड़ा। शाम का खाना खाए अभी 2 घंटे हुए हैं। 3 घंटे। फौरन ही तस्हीह की। ये जो 1 घंटा हम सड़कों पर खवार हो रहे हैं, इसे भी तो काउंट करो। बल्कि रुक कर अपनी उंगलियों पर हिसाब किताब शुरू किया। हमारी जब किचन में लड़ाई हुई थी तो उस वक्त 8 बज रहे थे। फिर जब बाहर निकले तो उस वक्त 9 बजे का वक्त था। अब 10 बजने वाले हैं। कुछ देर बाद 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। मैं तुम्हें अपने साथ क्यों लाया हूँ? जल्ला कर उठा। हम खुद आए हैं, जता कर बोली। स्टीयरिंग व्हील घुमाते गाड़ी को सड़क पर डाल दिया। कुछ देर बाद वो पिज्जा हट में मौजूद थे। उसके लिए ऑर्डर देकर वो खुद अजनबियों की तरह सीने पर बाजू बांधे बैठ गया। उस वक्त उसका ना कुछ खाने का मूड था, ना कोई बात करने का। कॉफी से ज्यादा झलाया था। उसे तो जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पिज्जे से फारिग होकर फिर आइसक्रीम पार्लर का रुख किया गया। खुले आसमान तले बुलंदी से रेलिंग के उस पार शहर की रोशनियों को देखते जन्नत कमाल अपनी आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज होती रही। फारिस अपना कप हाथ में लिए चुपचाप बैठा था। उसके तासुरात पहले से कुछ बेहतर थे। आंखों की सख्ती कम हो चुकी थी। पेशानी पर अब कोई बल ना था। उसके कंधे से सर टिकाए ऊपर कहीं आसमान की तरफ देख रही थी और मुसलसल बोलती जा रही थी। उसकी तमाम बातों में कहीं भी आरजू जहांगीर का जिक्र नहीं था, तजस्सुस नहीं था, गुस्सा, नफरत या उसके रवैये को लेकर हकारत नहीं थी। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ा था कि वो अपनी माँ से नहीं मिलता, इस बात से भी नहीं कि वो उनसे नफरत करता है। आई एम सॉरी। वो चुप हुई तो उसने कहा, बहुत अचानक और बगैर कोई हवाला दिए। किस लिए? वो हैरान हुई थी। फारिस खामोश रहा। गालिबन वो अपने रवैये की माजरत कर रहा था। मेरी तरफ से भी सॉरी। कुछ सोचकर उसने भी कह दिया, किस लिए? मैं भी तो काफी उल्टा सीधा बोल गई। वो तो तुम हमेशा बोलती हो। भूमि सकेर कर उसने फारिस को घूरा। मतलब है कि हद है।
झंझला गई। मैंने अपना सॉरी वापस लिया, कह दिया। वो एक मुस्कुराती नजर उस पर डाले कहीं दूर देखने लगा। अगर मैं तुम्हारे साथ ना आती तो कहाँ जाते? आसमान की बुलंदियों में रोशन सितारों को खोजते पूछा। यही आता जहाँ हम हैं, उसने मुतजब होकर इतराफ में निगाह दौड़ाई। यानी ये तुम्हारे लिए कोई खास जगह है? तुम देख सकती हो, यहाँ से पूरा शहर नजर आता है। आखिरी बार तुम किसके साथ आए थे? उसने पूछा। मैं यहाँ अकेला ही आता हूँ, उसने देखा। पहाड़ी के नीचे घूमती हुई सड़क के उस पार सरसब्ज खित्ते के वस्त में एक कसरनुमा घर नजर आ रहा था। उसकी तमाम तार बत्तियां रात के उस पहर इस तरह से रोशन थी कि दिन के उजाले का गुमान हो रहा था। मंजर इंतहाई खूबसूरत था। तुम वो देख रही हो? फारिस ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया। हाँ, ये शेराजी हाउस है। जन्नत ने चौंक कर सर उठाया। मेरे दादा यही रहते थे, इस कसर में। ओह, तो इसलिए ये जगह तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। अपने भोलपन में भूल गई। फारिस की निगाहें ठहरी रही, चेहरा बेतासुर रहा। वो अब गर्दन ऊंची किए दूर तक देख रही थी। घर में कौन रहता है? कोई नहीं। तो लाइट्स क्यों ऑन है? खामोशी। रुख मोड़कर फारिस को देखा। उसने जैकेट की जेबों में हाथ डाल लिए। वो अपने भाई, बाप और दादा के बारे में कोई बात नहीं करता था। जन्नत महसूस करके खामोश हो गई कि उसका दिल बहलाने आई थी। मजीद टेंशन से दो चार करने तो नहीं। बैग से मोबाइल निकालकर चंद एक मैसेज टाइप किए। वो मिसेस शेराजी को तसल्ली दे रही थी कि सब ठीक है, आप सो जाएं। फिर फुर्सत से उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो कैन हाथ में लिए बैठा था। वैसे एक सवाल है मेरे जहन में और काफी अरसे से है, मगर मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं, उसने कहा। कैसा सवाल? गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। इतनी देर तक खामोश रहने के बाद अब वो गुफ्तगू में हिस्सा ले रहा था। आंखों में सुर्खी ठहरी थी, मगर तासुरात काफी हद तक नॉर्मल हो चुके थे। वो बहुत रिलैक्स्ड लग रहा था। मैं इस पर कभी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ कहते कहते रुक गई। तुम जानते हो मुझे पहली डिवोर्स किस लिए हुई थी? फारिस बेंच पर बाजू फैलाए उसकी आंखों में देख कर रह गया। उसे तवक्का नहीं थी वो अपने माजी से जुड़े किसी अजियत भरे वक्त का हवाला दे सकती है, वो भी इस मजबूती के साथ। तुम्हें बुरा नहीं लगता? मतलब तुम्हें पहले बहुत नफरत हो गई थी मुझसे कि मैं ऐसी हूँ, और ये कि मैंने एक बच्चे की जान लेने की कोशिश की। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने इस बात को हमारे दरमियान से निकाल दिया? फारिस उसके अजीबोगरीब सवाल पर मुतहय्यर सा बैठा रह गया। क्या वो अपना मामला छेड़कर उसका जहन भटकाने की कोशिश कर रही है, या फिर वो वाकई में इसका मौकफ जानना चाह रही है? मुझे एक ने छोड़ दिया कि मैं ऐसी हूँ, मुझे दूसरा ये जानकर कैसे अपना सकता है कि मैं वैसी हूँ? उसकी आवाज कमजोर थी, ना आंखें नम थी, ना तासुरात। मैं किसी दुख का शायबा था। वो जैसे अपनी नहीं किसी दूसरे, तीसरे या किसी चौथे इंसान की बात कर रही थी। ऐसे जैसे उसके अंदर एक उलझन हो, कोई गिरा जो खुलने का नाम ना लेती हो। तुम फिर से कुछ उल्टा सीधा सोच रही हो? नहीं तो ये तो बस एक सवाल है। वो चुप हो गया। कुछ देर तक चुप ही रहा। मैं बहुत पहले जान गया था तुम किसी की जान नहीं ले सकती। कैन लबों से लगाकर उसने सिप लिया। जन्नत दम साधे उसे देखकर रह गई। ये अलग बात है कि तस्लीम नहीं करना चाहता था, कहकर दूर तक देखा। इशारा उन तलख बातों का था, तंज और तानों का था, उसी जहनी अजियत का जिससे वो उसे दो चार करता रहा था। क्या मतलब? कैसे जान गए थे? जन्नत की आंखों में हैरत उतरी। उसकी हकीकत तो सिर्फ उसके पास ही थी। अगर कहीं से मालूमात लेता भी तो उसे मुस्बत जवाब तो कभी ना मिलता। खानदान भर में सब ही उसे मुजरिम गर्दानते थे, तो उसकी हमायत में कोई कुछ बोला तो हरगिज नहीं होगा। तो फिर उसकी आइसक्रीम तकरीबन खत्म हो चुकी थी। जब मुझे एनाफिलेक्टिक शॉक हुआ था तब, उसने कहा। कैन से मजीद चंद घूंट लिए। यू सेव्ड माई लाइफ, रिमेम्बर? उससे ये कैसे साबित हुआ कि मैं बेगुनाह हूँ? वो चंद लम्हों तक पुरसोच निगाहों से सामने झाड़ियों को देखता रहा। तुमने मुझे सीपीआर दिया था। हाँ, तो उसके लिए ये तो इतनी बड़ी बात ना थी कि उसका यूं जिक्र किया जाता, ये जानते हुए भी कि इस रिश्ते को निभाने का मेरा कोई इरादा नहीं। वो रुक गई। आंखों में नाफहमी का तासुर लिए उसे दोबारा देखा।
फारिस ने गर्दन मोड़कर जन्नत को देखा। क्या वो अभी भी नहीं समझी? क्या मतलब? अगर तुम्हारे लिए किसी की जिंदगी से ज्यादा अपना मुफाद अहम होता तो तुम मुझे CPR ना देती। सिंपल वजाहत देकर उसकी मुश्किल आसान करना चाहिए। जन्नत होंक सी उसे देखकर रह गई। कैसा मुफाद? कौन सा मुफाद? तुम कहना क्या चाह रहे हो? फारिस वजदान की बेवा होना ज्यादा फायदेमंद साबित होता या दूसरी बार तलाक याफ्ता होना? उसने झल्ला कर कहा। तो जन्नत की आंखें फटी की फटी रह गई। मुंह हैरत और सदमे से खुल गया। अल्लाह! दोनों हाथ गाल पर और फिर अपने मुंह पर रख लिए। ये तो मेरे जहन में आया ही नहीं। हैरत, शौक, सदमा, जैसे दिमाग की चूल्हे हिलकर रह गई हों। फारिस ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। अफसोस हो रहा है अब? जबरे भींच कर पूछा। बहुत ज्यादा। वो तासुब से सर हिलाकर उठ गया। रुको! झट से अपना पर्स उठाया और तेजी से उसके पीछे आई। उफ, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, कितनी बेवकूफ हूँ। अपना सवाल फारिस जवाब, उसका मौकफ, अपनी जात पर उसकी ऐसी निगाह, रद्द अमल पर ऐसा तजजिया। लब भींच कर मुस्कुराहट दबाती उसके करीब हुई। अगर जरा सा भी, अंगूठे की पोर को उंगली से जोड़कर कहा, जरा सा भी मेरा क्रिमिनल दिमाग होता तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती। शेराजी एंटरप्राइजेस की नई CV। अगर जरा सा भी, अंगूठे की पोर को उंगली से जोड़कर कहा, जरा सा भी मेरा क्रिमिनल दिमाग होता तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती। शेराजी एंटरप्राइजेस की नई CEO मैं होती। उसकी रोशन आंखों में शरारत का रंग देख सकता था। मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले आया? बुरबुरा का रह गया। उसके बराबर में चलते हुए वो दिल खोल कर हंसी और इस तरह हंसते हुए बहुत प्यारी लगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि माजी की किसी तकलीफ दे बात पर उसके चेहरे पर दुख भरे तासुरात नहीं थे। वो हंसकर उसका मौकफ एंजॉय कर रही थी। इतनी सी बात से मेरी पूरी शख्सियत का अंदाजा लगा लिया। देख लो तुम कितनी आसान हो, वो जेबों में हाथ डाले कह रहा था और वो उसके आगे उल्टे कदम पीछे हो रही थी। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो तुम भी नहीं कर सकते। फारिस के लबों को मुस्कुराहट छू कर गुजरी। हाँ, वो ऐसी ही थी, सदके दिल, सच्चे जज्बात और मासूमियत से अपनी दुआ और उम्मीद से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाली। मसलन मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ, आंखों में आंखें डालकर बोली। वो तो तुम ले चुकी। ओह ओह वाह, क्या तुमने अभी तस्लीम किया? तुम एक ज़ुम्बी हो? आंखें चमक उठी, चेहरा खुशी से खिल उठा। वो मुस्कुरा कर रह गया। मैं एक ज़ुम्बी के साथ फिर रही हूँ? आवाज कुछ बुलंद थी। करीब से गुजरते एक अंकल और आंटी साहिबा ने मुड़कर अचंभे से उसे देखा, फिर उसके ज़ुम्बी को। सॉरी, मेरी वाइफ को दौरे पड़ते हैं। उसे बाजू के घेरे में लेते माजरत ख्वाना लहजे में गोया हुआ। जन्नत के सर पर लगी तलवों में बुझी। क्या कहा? वो उसकी गिरफ्त में मचल कर चीखी थी। वो उसे साथ लिए सीढ़ियों तक रुक कर गया। उतरते वक्त उसने एक दो मुक्के तो जन्नत से खा ही लिए थे। तुमसे मेरी खुशी जरा बर्दाश्त नहीं होती। उसका मूड ठीक करने उसके साथ गई थी। वापसी पर अपना मूड खराब करके आ गई। मेरी वाइफ को दौरे पड़ते हैं। पैसेंजर सीट पर बैठी थी, जमकर नकल उतारी, गुस्सा उतारा, बुरबुराती रही, लब भींचकर मुस्कुराहट दबाए। वो सुनी अनसुनी किए यकसुई से ड्राइविंग करता रहा। घर पहुंचते ही वो मिसेस शेराजी के कमरे में चला गया। वो बेड पर नीम दराज उनके इंतजार में जाग रही थी। हालांकि जन्नत ने मैसेज करके उनसे कहा था सब ठीक है, वो सो जाएं, मगर फारिस को देखे बगैर उन्हें नींद नहीं आ सकती थी। जाते वक्त बरहम था, मगर अब उसके तासुरात बेहतर थे। ताहम आंखों में भी अभी भी हुज़न की नमी थी। उनके पास बैठा उन्होंने गाल पर हाथ रखा, फिर अपनी गिरफ्त में लेकर उसे खुद से लगा लिया। कुछ देर बाद जन्नत उन्हें देखने आई तो अध खुले दरवाजे में ही रुक गई। फारिस उनके पास ही सो गया था। मिसेस शेराजी उसके बालों में हाथ फेरते हुए दुआएं पढ़कर फूंक रही थी।
सर उठाकर उसे देखा। लाइट्स ऑफ कर दूं? उसने सरगोशी में पूछा। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। कंफर्टर फारिस पर फैलाते हुए उसने साइड टेबल का लैंप बंद कर दिया। पानी मिसेस शेराजी की मेज पर रखा। लाइट्स ऑफ करके आहिस्ता से दरवाजा बंद करती अपने कमरे में आ गई। बेड पर बैठते हुए उसने एक गहरी सांस ली। पूरे दिन के वाकयात जहन में दौड़ गए। इस इंकशाफ को सोचा जो आज उस पर हुआ था। आरज़ू जहांगीर की उस तक पहुंचने की कोशिश समझ से बाहर हो गई, वो भी इस सूरत में जबकि वो अपने बेटे की नफरत से वाकिफ थी। उसने लैपटॉप उठा लिया। उनका नाम सर्च करके उनसे मुतल्लिक आर्टिकल्स पढ़ती गई। वो इंटरव्यूज जो उन्होंने दे रखे थे, वो क्लिप्स जो आन की आन में वायरल हो जाती थी। उनकी अदाएं, मेकअप, ड्रेसिंग सेंस कमाल की थी। मगरबी लिबास हो या मशरकी, हर रूप में ढलकर कयामत ढा रही थी। 2 साल पहले तक के जो इंटरव्यूज थे उनमें उनकी जाती जिंदगी ज्यादा डिस्कस नहीं होती थी, मगर अब जो इंटरव्यूज थे उनमें वो बहुत धड़ल्ले से अपने बेटे का जिक्र करती थी और बहुत फख्र से अपने साथ उसका नाम जोड़ती थी। हालिया इंटरव्यू उसने फिर से देखा। उसे आज समझ में आया फारिस ने टीवी क्यों बंद कर दिया था। वो आरज़ू जहांगीर को देखना तो दरकिनार उनकी आवाज तक नहीं सुनना चाहता था। इतने करीबी रिश्ते के लिए इतनी नफरत और तलखी उसे अंदर तक अजियत में मुब्तला कर गई। माएँ छोड़ देती हैं, माएँ तोड़ देती हैं, मगर जाने क्या बात थी कि अपनी माँ की तमाम तर नफरत सहते हुए भी वो उनसे कभी भी नफरत नहीं कर सकी थी। आखिरी वक्त तक उसकी ख्वाहिश रही थी उसे अपना लें। आखिरी वक्त तक उसने चाहा था और उनकी हो जाए। मरने के बाद भी उनकी नाराजगी और नफरत किसी तौर उसे चैन नहीं लेने देती थी। दिल आज भी गम से भर जाता था। अपने नुकसान पर रो पड़ता था। सुना है आप दादी बनने वाली हैं। इंटरव्यू को इस मुकाम तक ले आई जहां से उसने नहीं देखा था। एंकर सवाल कर रही थी। आरज़ू जहांगीर का चेहरा खिल उठा था। वो जवाब देते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी। एंकर उनके बेटे का पूछ रही थी। बेटे की चंद एक तस्वीर बैकग्राउंड स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी और वो बता रही थी कि उनका बेटा अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करता है और वो खुद भी ऐसा ही चाहती हैं। कुछ पुरानी पोस्ट और आर्टिकल्स भी थे। एक ऐसी पोस्ट भी थी जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत अचानक फारिस वजदान की तस्वीर शेयर करके उसके साथ अपने रिश्ते को सब पर जाहिर कर दिया था। इस बात को गालबन 2 साल हो चुके थे। कितने अरसे तक यही खबरें हर तरफ गर्दिश करती रही थी और वो कुछ हैरत से वो कमेंट्स पढ़ती जा रही थी जो इस तस्वीर के नीचे दिए गए थे। कुछ फैंस के तासुरात थे और कुछ मुखालफिन के हासदाना तबसरे और तजज़िये। ये जानती है उसे सोशल मीडिया में कैसे इन रहना है। अब ये अचानक बेटा कहाँ से आ गया। बेटा तो कबूल करना ही था। आई मीन लुक एट हिम, ही इज द CEO ऑफ द शेराजी इंटरप्राइजेस। एक कातिल को अपने साथ जोड़कर रेपुटेशन खराब कर लेगी। जन्नत का दिल रुक गया। डिड ही रियली किल्ड हिज फादर एंड ब्रदर। और वो आखिरी कमेंट, वो आखिरी सवाल, जन्नत की सांसें थम गई, दिल रुक गया। आसपास सन्नाटे फैल गए। साकत मुंजमिद पथराई हुई निगाहों से फारिस की तस्वीर को देखा। वैसे इनकी ये बात तो ठीक है, तुम मुझे नहीं जानती। एक ही लम्हे में कई मंजर उभरे और उसी एक ही लम्हे में उसे कई बातें याद आ गई। मुश्तअल असाब के साथ लैपटॉप बंद करके पड़े धकेल दिया। लोग भी इतनी खतरनाक बातें करते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। उसने अपनी सोच को भटकने नहीं दिया, जहन को उलझने नहीं दिया। खुद पर काबू पाते हुए उठकर खिड़कियां खोल दी। कितनी ही देर तक आंखें मूंदे गहरी सांसें लेती रही। झूठ, गलत बयानी, हसद में किए गए तबसरे, सवाल उसने सोचा, बार बार सोचा और फिर अपने जहन से इन ख्यालात को निकाल दिया। रायान शेराजी हमाद शेराजी का बेटा था और हमाद शेराजी फारिस वजदान का सगा भाई नहीं था। क्या रिश्ते के इख्तलाफ इस दरार का सबब बना है या फिर उस नफरत के पीछे कोई और वजह है?
वो गहरी सोच में डूबी अपनी जगह खड़ी रह गई थी। स्याह रंग की लॉन्ग स्कर्ट पर स्याह चमकती हुई शर्ट, जेब तन किए, सुर्ख रंग की लिपस्टिक, उसी रंग का बैग, पेंसिल, हील्स और नफीस ज्वेलरी, लेयर्स में कटे रंग हुए बाल जिनमें मखरूती उंगलियों को हरकत देती। वो गाड़ी से निकलकर सीधा इमारत में दाखिल हो गई थी। 5वीं मंजिल पर उसका लग्जरी अपार्टमेंट था। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी तो उसने सीढ़ियों का रुख कर लिया था। वो पूरे 1 माह बाद पाकिस्तान वापस आई थी। अपनी इस वापसी पर और मिलने वाली कामयाबी पर उसका चेहरा रोशन और पुरसुकून नजर आ रहा था। आहिस्ता से कदम उठाते हुए वो मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग करती जा रही थी। बहुत से मैसेजेस थे, तस्वीरें थी, कुछ चटपटी सी खबरें, कुछ इंकशाफ और कारनामे, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी मौसूल होते सिर्फ एक पैगाम पर हुई थी। वो एक पैगाम जैसे उसकी रियाजत का समर था। एक मुबहम सी पुरइसरार मुस्कुराहट उसके लबों का अहाता कर गई। दिल की अथाह गहराइयों में सुकून उतर गया। ये सब करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? मैसेज मौसूल हुआ तो वो रेलिंग पर हाथ जमाए रुक गई। काफी देर तक रुकी रही। उसने टाइपिंग शुरू की, कुछ ऐसा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लिखकर फिर से कदम उठाना शुरू किए। मतलूबा फ्लोर पर मतलूबा दरवाजा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुई। अपने नाजुक कदमों को हील की गिरफ्त से आजाद करने के बाद स्लीपर्स पहने, फिर हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑन करना चाही तो अदराक हुआ स्विच बोर्ड काम नहीं कर रहा था। निगाहें भटकती हुई लाउंज और फिर ओपन किचन की तरफ चली गई। अगले ही पल वो अपनी जगह थम गई, हैरानो शिशद्दर, साकत, बदहवास। मध्यम सी जरका रोशनी में उसके अपार्टमेंट का मंजर किसी हद तक नुमाया हो रहा था। गुलदान, पेंटिंग्स, ग्लास, टेबल्स, क्रॉकरी, गर्ल्स के हर एक शय तोड़ फोड़ का शिकार थी। सोफे के कुशन बिखरे हुए, टीवी स्क्रीन फर्श पर गिरी थी। किचन का तो इससे भी बुरा हाल था। मुंह पर हाथ रखे वो कुछ मतवहश सी कदम उठाती बेडरूम की तरफ भागी। हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑन कर दी। बेडरूम की हालत भी अबतर थी। उसकी कीमती नफीस ज्वेलरी, सोने के जेवरात हर जगह बिखरे थे। वो झटके से पलटी और अपनी जगह साकत हुई। बैरूनी दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ था। उसके अपार्टमेंट की तमाम बत्तियां रोशन हो गई। 2 सूटेड बूटेड मर्दों के दरमियान खड़े शख्स पर नजर पड़ते ही वो मुंजमद हो गई। वक्त इतना नहीं गुजरा था कि वो उसे पहचान न पाती। वो गंदुमी चेहरा, तारीक आंखें और पुरइसरार लिए तासुरात उसके लिए हरगिज नए नहीं थे। तो तुम? सदमे से लब हिले। स्याह पेंट कोट में मलबूस वो उसी तमकनत से सर उठाए खड़ा था। भूरे बाल जेल की मदद से पीछे को जमे हुए थे। दाहिने हाथ में वही मखसूस जंजीर जिसे वो अक्सर उंगलियों में लपेटे रखता था। आंखें किसी भी तासुर से आरी और चेहरा मुकम्मल स्पॉट था। मुझे खुशी है कि मैं आपको याद हूँ। उसका अंदाज वैसा ही रोबोटिक था। लहजा आज भी सादा सा था। ना गुस्सा, ना सख्ती, ना नरमी, ना ही कोई और असर झलकता था। वो भी इस सूरत में जबकि वो अपने बेटे की नफरत से वाकिफ थी। उसने लैपटॉप उठा लिया। वो दम साधे फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। घबराइए नहीं, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ। वो हाथ बांधे खड़ा था। आहिस्ता से कदम उठाता आगे बढ़ा। कांच के टुकड़े और बहुत सी तोड़ फोड़ का शिकार चीजें उसके भारी कदमों तले चिड़चिड़ा गई थी। बात? वो आंखों में सदमे की सुर्खी लिए शदीद गुस्से के आलम में फट पड़ी। उसे बात करना कहते हैं? हाउ डेयर यू! प्लीज वही रुकिए, कहकर अपना हाथ उठाया। तोड़ फोड़ घर तक है तो प्लीज इसे घर तक महदूद रहने दीजिए। वाजिया धमकी थी। वो एकदम से मुश्तल असाब के साथ रुक गई थी। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर में दाखिल होकर ये सब करने की? उसने जेब से सिगरेट और लाइटर निकालकर जलाया, कुछ लेकर धुआं उड़ाया। फिर इस धुएं की जद में नजर आते अदीना जुबैर के लाल बभोका चेहरे को देखा। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हालांकि ऐसी ही तोड़फोड़ आप मेरे साहिब की जिंदगी में कितनी बार कर चुकी हैं। रुककर एक गहरी नजर उस पर डाली। मैंने तो बस आपको आपके तरीके से जवाब दिया है मैडम। अदीना के वजूद में एकदम से सन्नाटा फैला था।
उसी सन्नाटे में एक चिंगारी सी उठी थी। वजूद सुलग उठा था। अब आप समझ तो गई होंगी मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कहकर एक सवालिया निगाह उस पर डाली। अदीना की मुट्ठियां भींच गई। अपनी किसी भी हरकत पर मिलने वाला फारिस वजदान का ये पहला रिएक्शन था, पहला रद्द अमल, गैर मुमकिना जवाब। जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ था, और जैसा वो चाहती थी वैसा अब हो नहीं सकता था। आप एक समझदार और मसलहत पसंद खातून हैं। उम्मीद है आइंदा आप मेरे साहिब की प्राइवेट लाइफ में मुदाखलत नहीं करेंगी। तुम्हें लगता है मैं इन ओछे हथकंडों से डर जाऊंगी? आग उगलता हुआ लहजा, कहर बरसाती आंखें थी। तुम्हारे बॉस को अभी भी लगता है इस तरह मुझे डरा धमका कर दबा लेगा? क्या नहीं जानता इस सोसाइटी में मेरी एक पहचान है, मेरे ताल्लुकात बहुत ऊंचे लोगों से हैं। खैर ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ आपके कितने ऊंचे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, और ये भी कि आप इस सोसाइटी की कितनी इज्जतदार और कामयाब मेंबर हैं। लेकिन मैं इन सब के लिए नहीं आया, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। लेकिन आपको एक बार फिर बताता चलूं कि मैं यहाँ अपने साहिब की बीवी के लिए आया हूँ। उनसे दूर रहिए, ये मेरी आपके लिए आखिरी वार्निंग है। और अगर ना हटी तो? लहजा मुस्तहकम, अंदाज चैलेंजिंग। वो मुड़ कर उसे देखने लगा। उसे जैसे किसी बात और हरकत से खौफ और धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो हट दर्मी की इंतहा पर थी। ऐसा करके आप क्या हासिल कर लेंगी? फारिस, आप दोनों का पैचअप हो सकता है। तुम्हें लगता है मैं अब पैचअप चाहती हूँ? आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे मेरा हक चाहिए। आप ऑलरेडी ले चुकी हैं। इस तरह कुछ लाख मेरे मुंह पर मार देने का मतलब है मुझे मेरा हक मिल चुका? वो घराई। कानूनन आपका हक नहीं बनता था। इसके बावजूद फारिस साहिब ने आपको रकम अदा कर दी थी। उसने अपने मखसूस लहजे में कहा, ये काम मैंने किया था। मैं पैसों का एक बैग आपके हवाले कर गया था, और वो चंद लाख नहीं थे जैसा आप कह रही हैं, और वो हक भी नहीं था जैसा आप सोच रही हैं। अदीना जुबैर की मुट्ठियां सख्ती से भींच गई थी। आंखों में सुर्खी और वहशत मजीद नुमाया हो रही थी। उसने अपने इंतकाम की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम चाहते हो मैं खामोश रहूं? इस तरह तोड़ फोड़ करके मुझे धमकाने आए हो? धमकाने नहीं आया, सिर्फ बताने आया हूँ। संजीदगी से कहकर जाने के लिए मुड़ गया। मैं अभी तक चुप हूँ। तो वो समझ रहा है बात खत्म हो गई। जब बोलने पर आई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वो गुस्से से चिल्ला उठी, अदीना मैडम। भारी आवाज अब के कदरे बुलंद हुई थी। कुछ भी करने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस का खास ख्याल रखिएगा। मेरे साहिब आज तक आपकी हर हरकत पर खामोश रहे, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये तो महज एक छोटी सी वार्निंग है। हाँ, छोटी सी वार्निंग। वो इस्तेहज़ाहिया अंदाज में हंसी। अपने सगे बाप और भाई को मार डालने वाले की छोटी सी वार्निंग ऐसी ही हो सकती है। नौवारिद ने मुड़कर उसे देखा। हैरत है आप फिर भी उनसे खौफजदा नहीं हैं। मुस्कुराहट दाहिने गाल की जानिब उठ गई। पुरइसरारियत मजीद बढ़ गई। अदीना लब भींच कर खड़ी रही। कुछ ही देर बाद वो अपने साथियों के हमरा फ्लैट से निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो टूटी हुई एक एक चीज से होती हुई उसकी निगाह दीवार गिर आईने पर जा ठहरी। वो पहले सदमे में थी, अब सदमा इश्तियाल में बदलने लगा था। तबाहकारियों का शिकार उसका अपार्टमेंट उसकी अंदरूनी तोड़ फोड़ का गमाज होने लगा। वो पागल होने लगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी फारिस, जीने के काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, एकदम से चीखते हुए उसने स्टैंड जमीन पर दे मारा था। सर थामे वो नीचे बैठ गई। चेहरा गमो गुस्से से सुर्ख होने लगा था। मुट्ठियां सख्ती से भींच गई थी। उसने अपने हाथ में आने वाली शय उठाकर दीवार पर दे मारी थी। टूटे हुए गुलदान के मजीद टुकड़े हुए थे। तुम्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी। अंदर बाहर एक आग सी जल रही थी। आईने के टुकड़ों में उसका खूबसूरत चेहरा कई हिस्सों में बंट चुका था, और हर हिस्से में उसकी शक्ल नामुकम्मल और गैर वाजिया नजर आ रही थी।